देखो उसके बाद बस एयर इज रीच द लंग्स फ्रॉम द थ्रोट विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड द स्मॉलर ट्यूब्स, और जब स्मॉलर ट्यूब्स डिवाइड होती है उस ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, स्मॉलर ट्यूब्स में ब्रोंचियल्स, क्या कहेंगे उसे, ब्रोंचियल्स, ठीक है ना, विच टर्मिनेट इनटू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, उस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एल्वियोली, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग एयर इज शक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड। एक और बात ध्यान रखना कि हमारे इस डायफ्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये जो डायफ्राम होता है नीचे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कैसे, ये डायफ्राम है हमारा, ये वाला, तो जब हम सांस लेते हैं ना तो ये फ्लैट हो जाता है। तो कई बार ऐसे भी आता है कि आपका मैकेनिज्म बनाओ ब्रीथिंग की, तो ड्यूरिंग द टेकिंग ऑफ इनहेलिंग डायफ्राम एक्सपेंड, या डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, डायफ्राम रिलैक्स, जिससे चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रिफ्स लिफ्ट अपवर्ड हो जाएंगे, लिफ्ट, ठीक है ना। इंक्रीज द इनसाइड एरिया, अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर कम होता जाएगा, और जैसे ही प्रेशर कम होगा तुरंत बाहर की एयर क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ रश्ड कर जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस होती है, डायफ्राम का लिफ्ट होना, मतलब डायफ्राम का फ्लैटन होना, चेस्ट का ऊपर उठना, मतलब रिब्स का ऊपर उठना, वॉल्यूम का इंक्रीज होना, ये सब किसके लिए ज़रूरी है, अंदर प्रेशर को कम करने के लिए। और गैस कैसे मूव करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो तुरंत बाहर की एयर क्या हो जाएगी, अंदर रश्ड कर जाएगी, अंदर चली जाएगी। एक मैकेनिज्म हो गया, ये हो गया इनहेलिंग का मैकेनिज्म। और एक्सहेलिंग क्या होता है कि ड्यूरिंग द एक्सहेलिंग जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ऐसे था ना पहले, अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल इस तरह से ड्रूप डाउन, ठीक है ना। उस केस में क्या हो जाएगा, रिब्स गोस डाउनवर्ड, डिक्रीज द क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अंदर का डिक्रीज होगा, इंक्रीज द इनसाइड प्रेशर। अब किसी चीज को दबाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर का बढ़ जाएगा, अंदर प्रेशर बढ़ा तो जो अंदर जितनी भी गैस है वो तुरंत क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये किसका मैकेनिज्म हो गया, आपका एक्सहेलिंग का, ठीक है ना। तो इनहेलिंग के अंदर डायफ्राम फ्लैटन होता है और एक्सहेलिंग में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, जिसके कारण एयर तुरंत रश्ड इन भी होती है और रश्ड आउट भी होती है, ठीक है। बाकी हमने ये बताया था कि जितने भी तुम्हारे एनिमल्स हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत अंदर रेस्पिरेटरी की गैसेस फिर भी रहती हैं, जिसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं हम। वो क्यों रहती हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है जिससे कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहे। और वो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करती हैं, एब्जॉर्प्शन और रिलीजिंग का काम, ये मैंने बताया था पिछली बार। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं एल्वियोली। इस एल्वियोली के अंदर रिचली ब्लड कैपिलरी जो होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड इसके अंदर फ्लो अप होता है, ठीक है ना। कई बार पता है क्या आता है, व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन विली एंड एल्वियोली। विली पता है ना कौन थी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज है और डिफरेंस भी है। सिमिलरिटी क्या है, बोथ कंटेन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बोथ इंक्रीज द सरफेस एरिया। उधर भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा था और इधर भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो, क्योंकि एक्सपेंडेड हो जाते हैं जब एयर भरती है। डिफरेंस क्या है, एल्वियोली आर used for absorption of the maximum digested food, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट फूड को एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब और कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। जैसे अगर ब्लड ऐसे जा रहा है इसके अंदर, तो यहाँ से इतने पोर्शन में से CO2 क्या हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगी। फिर इतने पोर्शन से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाएगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। यहाँ पर तुरंत जो ऑक्सीजन वाली है ये तुरंत क्या हो जाएगी, इस ब्लड के अंदर चली जाएगी।
तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पर आकर के क्या बन जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है ना, अभी बताएंगे फिर दोबारा ये कहाँ पहुँचता है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एल्वेली के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक जगह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर आती है, और दूसरी जगह से ऑक्सीजन अंदर जाती है। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या था, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, अगली बार हम जब कराएंगे तो दोबारा और समझ में आ जाएगा। तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन बता दिया था। प्लांट के अंदर सभी पार्ट क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। लीव्स के अंदर, टोमेटा के अंदर थ्रू होती है, और रूट्स के अंदर किसके थ्रू होती है, रूट एयर। क्या होते हैं, रूट एयर, दे आर जस्ट टच्ड विद द मॉइस्ट एयर विद द सराउंडिंग। मॉइस्ट सॉइल होती है ना, गीली मिट्टी, उसके सराउंडिंग में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को वहाँ से ऑब्जर्व कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पर छोड़ देंगे, रूट एयर की तरह। ठीक है ना। तीसरा पार्ट क्या होता है, ये स्टेम का। स्टेम कंटेन द वेरी लूज सेल कॉल्ड लेंटिसेल्स। इनको लेंटिसेल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये इतने ऐसे सेल्स होते हैं कि यहीं के थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, क्योंकि स्टोमेटा तो होता नहीं यहाँ पर। तो ये लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं जहाँ पर इन गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो तीनों का मैंने बता दिया तुम्हें। प्लांट है रूट एयर, ऐसे मान के चलो, देखो कि जैसे ये प्लांट है और फिर यहाँ पर क्या है, ये रूट्स वगैरह इसकी गई है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये आपका रूट एयर है, ये मान लो ये रूट एयर। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर मॉइस्ट सॉइल होगी, समझ रहे हो। तो जो सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन होगी डिजॉल्व, वो तो अंदर चली जाएगी, वो मॉइस्टेड होती है, पानी वाली मिट्टी होती है, तो पानी के अंदर तो ऑक्सीजन होती है। तो जो ऑक्सीजन है वो तो तुरंत क्या हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर आ जाएगी। कभी भी रूट को, प्लांट है ना, उसको हल्का सा अगर उखाड़ोगे या उसकी मिट्टी को आसपास के देखोगे तो वाइट सा दिखाई देगा आपको वहाँ पर जड़ के आसपास में। वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी वहाँ पर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है ड्यूरिंग देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है ना। तो रूट एयर के थ्रू यहाँ पर इस तरह से एक्सचेंज, ऐसा नहीं है रूट एयर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ही एक्सचेंज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हो। जितना भी पानी है ना ऊपर जो चढ़ता है जाइलम के थ्रू, वो भी रूट एयर के थ्रू ही होता है। अभी हम पढ़ाएंगे मैकेनिज्म में, जब हम ये पढ़ाएंगे क्या नाम कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स, तो वो भी रूट एयर का ही फंक्शन होता है वहाँ पर। तो सर रूट एयर रूट के एग्जैक्ट तरीके से, ऑब्वियसली रूट हेयर का मतलब है रूट से ही निकलने वाले कुछ स्मॉल फाइबर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि रूट से ये चिपके नहीं होते, रूट से ही चिपके होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं जैसे बालों के बराबर इनका स्ट्रक्चर होता है। कभी देखा होगा ना, जड़ को उखाड़ो तो बड़े सारे वहाँ से हेयर से टाइप से इस तरह से निकलते हैं तुम्हारे उसमें, तो वही क्या है, रूट हेयर है। आगे देखो, रेस्पिरेशन प्लांट एक्सप्लेन हाउ डू द एक्सचेंज टेक प्लेस, ये सब हो ही गया आपका। अब आगे जो टॉपिक आता है वो आता है आपका कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दो टॉपिक आपके हो गए पूरे। कौन कौन से, न्यूट्रिशन आपका पूरा हो गया, और आपका कौन सा हो गया दूसरा, रेस्पिरेशन। अब तो पेपर हो गए तुम्हारे, अब क्यों परेशान हो रहे हो भाई। हम इसलिए कह रहे थे कि तुम्हारा, अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर। तो अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, प्लांट के अंदर हो या कोई भी हो, देखो क्या है, हमने खाना तो खा लिया, पेट के अंदर क्या हो गया, पच भी गया, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट भी क्या हो गए, मिल गए हमें, लेकिन उस न्यूट्रिएंट को बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचाना भी तो ज़रूरी है। अभी हमने ब्रीथिंग के अंदर क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब भी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी हो रही है, लेकिन उस ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट तक भी तो पहुंचाना ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो उन सारे मटेरियल को, उन सारे न्यूट्रिएंट को, उन सारी गैसेस को पहुंचाने के लिए एक और अलग से सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं क्या, ट्रांसपोर्टिंग
सिस्टम। ठीक है, ये प्लांट के अंदर भी होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर भी फूड को सभी पार्ट तक पहुंचाना होता है, मिनरल्स को भी पहुंचाना होता है, प्लांट के अंदर वाटर को भी पहुंचाना होता है। तो प्लांट के अंदर भी सिस्टम होता है और एनिमल्स के अंदर भी सिस्टम होता है। तो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द, क्या कहेंगे, सर्कुलेटिंग ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस to all parts of the body cells is called a transportation of material। अब कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्टिंग के लिए मतलब होती हैं? मेन 2 कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक होता है फ्लूइड, हम फ्लूइड कह सकते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो फ्लूइड है वो दो फ्लूइड्स होते हैं। एक कौन सा है फ्लूइड्स? ब्लड, और एक क्या है आपका? लिम्फ। यही 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स को सभी पार्ट्स तक ले जाने में हेल्प करते हैं, ब्लड और लिम्फ। अगर आपको ब्लड का फंक्शन आ जाए तो जो अभी मैंने ट्रांसपोर्टिंग के अंदर जो डेफिनेशन दी थी वो ब्लड की डेफिनेशन आ जाए, ब्लड का फंक्शन आ जाए। तो ब्लड आपको पता ही है क्या है? फ्लूइड होता है। दिखा दें प्रैक्टिकली? इसके कितने कंपोनेंट हैं? 4 नहीं होते? क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। आरबीसी का फंक्शन क्या है? दे कैरी द ऑक्सीजन। क्या कंटेन होता है इनके अंदर? हीमोग्लोबिन दैट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है? दे कंटेन द एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज होते हैं इसके अंदर दैट फाइट अगेंस्ट द फॉरेन माइक्रोब्स। ठीक है, जो फॉरेन माइक्रोब्स होते हैं उनसे लड़ते हैं, रिपेयरिंग में हेल्प यही करते हैं बॉडी को। तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ये फ्रेगमेंट ऑफ क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी टुकड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, वो क्या होता है तुम्हारा? ये प्लेटलेट्स होते हैं। जैसे इसका फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, उसके बाद लिम्फ। ये ब्लड के अंदर ही एक और पार्ट होता है, उसी पार्ट को अलग कर दिया है जिसे कहते हैं लिम्फ। यानी जो ब्लड प्लाज्मा है आपका, वो क्या है? आपका लिम्फ। मतलब इसके अंदर से ये हटा दो, ठीक है, और ये प्लेटलेट्स हटा दो, तो क्या बन जाएगा आपका? वो लिम्फ बन जाएगा। वो बताएंगे इसके बाद बताएंगे, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। इट इज़ द येलोविश फ्लूइड विच कंटेन या विच कैरीज द सर्टेन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू द हार्ट। इसका फ्लो एक ही तरफ होता है, ये भी बता दूं मैं आपको। एक ही तरफ का मतलब क्या होगा? अच्छा, ये बनता कैसे है मैं पहले बताता हूँ। मैं पहले लिम्फ का मतलब बन, इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्यों कहा जाता है? अब एक बात देखो, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन के अंदर क्या था? इंक भरी है। कौन? इंक के अंदर एक वो है ना ट्यूब सी, उसके अंदर इंक थी, समझ रहे हो? तो जो अंदर वाली ट्यूब है वो आपको ब्लड कैपिलरी है, जो आरबीसी वगैरह इसको ब्लड को लेके जा रही है। लेकिन जो ट्यूब है वो पोरस है। पोरस का मतलब क्या है? कि सेमी परमेबल टाइप की मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ। तो वो क्या करेगी कि जो मोटे मोटे एलिमेंट है उनको नहीं जाने देगी। मोटे कौन से हैं? आरबीसी का साइज थोड़ा बड़ा होता है, फ्रेगमेंट्स होते हैं, ब्लड प्लेट्स का बड़ा होता है, उनको रोक लेगी। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहेगा, सीप आउट होता रहेगा ब्लड प्लाज्मा बाहर।
तो जो बाहर ब्लड प्लाज्मा बाहर आएगा वो क्या बनेगा आपका, लिम्फ बनेगा, और उसके अंदर मेनली क्या होगा आपका, WBC होगा। तो हम कह सकते हैं लिम्फ को ले जाने वाली जो वेसल्स होती है ना, वो रेड ब्लड सेल्स को ले जाने वाली वेसल से थोड़ी बड़ी होती है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान लो हमारे स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट हो गया, अब कुछ प्रोटीन थी या कार्बोहाइड्रेट थे, उनका साइज़ क्या था, थोड़ा बड़ा था, तो ब्लड कैपिलरीज नहीं लेके जा पाती उनको, फिर कौन लेके जाएगा उनको, ये लिम्फ लेके जाएगी, ठीक है ना। इसलिए इट ऑल्सो डिजॉल्व सर्टेन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और एक और बात देखो कि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से सभी बॉडी तक, पूरे पार्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि हार्ट क्या करता है, पंप करता है, लेकिन लिम्फ में ऐसा नहीं होता। लिम्फ क्या है, लिम्फ के तो जो बाहर जो फ्लूइड निकला था वो है ना, तो वो क्या करेगा, बॉडी के सारे फ्लूइड को लेके आएगा और सीधा हार्ट के अंदर डाल देगा। पूरे बॉडी के अंदर से फ्लूइड को लेके आया, इकट्ठा किया उसने, जो बाहर का ब्लड सेल से जो क्या ना RBC से बाहर निकल रहा था, सारे ब्लड को इकट्ठा किया और वो सीधा कहाँ डाल दिया, हार्ट के अंदर डाल दिया। तो अल्टीमेटली दोबारा किसका पार्ट बन गया, वो ब्लड का ही पार्ट बन गया। तो इसलिए सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्या ये, लिम्फ। और ब्लड क्या होता है, 2 डायरेक्शन में, बॉडी के सभी पार्ट तक भी जाएगा और फिर बॉडी से हार्ट में भी आएगा। लिम्फ ऐसा नहीं करता। लिम्फ क्या करेगा, जो बॉडी के सभी पार्ट से आएगा और वो सीधा कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर। ब्लड को ले जाने के लिए लिम्फ वेसल्स होती हैं, सॉरी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें अलग से लिम्फ वेसल्स कहते हैं हम इसको, लिम्फोसाइट्स। इसके बारे में जब नेक्स्ट क्लास में 11th में जाओगे तो और ज़्यादा पढ़ोगे वहाँ पर। यहाँ पर कोई खास नहीं दे रखा, एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, उसमें 3-4 लाइन दे रखी हैं बस, NCERT के अंदर, ठीक है ना, बस इतना ही। अब लेकिन लिम्फ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ब्लड है। ब्लड के मैंने कंपोनेंट बता दिए। अब ब्लड को ले जाने वाली जो ट्यूब्स हैं वो कौन कौन सी ना, 3 ट्यूब्स होती हैं इसको ब्लड को ले जाने, ब्लड को जो कैरी करती है ना, ट्रांसपोर्ट करती हैं। जो अभी हमने पंपिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे, वो मोटर लगी हुई है, वो छोड़ दो फिलहाल वो, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं जो घर के अंदर पानी ले जाने वाली जो पाइप होती है उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। अभी जो ब्लड के, ये हमारा घर ही है पूरा और इसके अंदर बड़ी बड़ी पाइप लगी हुई हैं, मोटर सिर्फ यहीं है। अब वो पाइप को पानी आता भी इसके अंदर है और पानी जाता भी यहीं से, उसको 3 तरह की पानी के पाइप होती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कौन सी, एक तो क्या होगी, जो प्योर वाटर आपका यूज हुआ पीने पीने के लिए, उसको लाने वाली पाइप हो गई। दूसरी क्या होगी, आपने यूज़ कर लिया पानी को, यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद किसके थ्रू भेज दिया आपने, वो ड्रेन के थ्रू भेज दिया, ठीक है। तो जो प्योर वाटर वाली पाइप होती है उससे हम कहते हैं क्या, आर्टरीज, क्योंकि एनर्जी हमें उसी से मिलती है ना। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है उसे क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, ठीक है। दैट ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट तक ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है उसे कहते हैं हम कौन सी, आर्टरी, ठीक है। दूसरी, ब्लड से जब ऑक्सीजन, अब जो सेल है ना, सेल वो हमारा घर है, वो हमारी किचन है। हमने नलका खोला, पानी यूज़ किया, यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद भेज दिया उसके थ्रू, नाली के थ्रू। अब जो सेल है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन वाले ब्लड को यूज़ करेगा, वहाँ एनर्जी मिलेगी हमें, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी उस सेल के अंदर ही, समझ रहे हो। लेकिन सेल के अंदर जब ब्लड फ्लो होगा उसको भी तो ले जाने के लिए छोटी छोटी भी होनी चाहिए ना वेसल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। क्या कहेंगे, कैपिलरीज। वन सेल थिक दैट कैरी द ब्लड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है। यहां से ब्लड आया, यूटिलाइज हुआ,
ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई यहाँ पर, ऑक्सीजन यूटिलाइज होने के बाद कौन सा बन गया वो, डीऑक्सीजनेटेड। ये कौन सा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ रहे हो, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा थी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तुरंत ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। ये प्रोसेस जो होती है डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर बाहर जाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको ले जाने वाली वेसल्स को हम क्या कहेंगे, वीन्स। क्या कहेंगे, वीन्स। इस वाले ब्लड वेसल्स को क्या कहेंगे हम, आर्टरी। तो आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनकी फोटो ले लो। तो आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे क्या कहते हैं, वीन्स दैट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। बॉडी से हार्ट को ले जाने के लिए जो वेसल्स यूज होती है उसे हम क्या कहेंगे, वीन्स। और जो हार्ट से सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर जो ब्लड को लेके आती है उसे कहते हैं आर्टरीज। और सेल के अंदर जो ब्लड फ्लो करने वाली जो वेसल्स होती है उसे हम कहेंगे कैपिलरीज। तीनों का पता लग गया। अब डिफरेंस अगर आ जाए इन दोनों में तो क्या होगा, एक डिफरेंस बताइए तुम। एक ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। एक ये थिक वॉल्स होती है। थिक वॉल्स का मतलब ये इनकी जो वॉल्स होती है ना काफ़ी मोटी होती है। रीजन ये होता है कि जैसे हार्ट तो हमारा ये जगह पर, यहाँ पर सेंटर है, और यहाँ से ब्लड को बॉडी के कितने दूर तक क्या होता है, इसको पंप करना है। समझ रहे हो, तो इसमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। द ब्लड हैज़ टू पंप द लार्जर डिस्टेंस, सो आर्टरी कंटेन द हाई प्रेशर, सो इट हैज़ द थिक वॉल्स। ठीक है, इसकी थिन वॉल्स होती है क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। दो डिफरेंस हो गए। तीसरा, इसमें वाल्व नहीं होते। वाल्व क्या होता है कि इसके अंदर सीधा ब्लड क्या होता है, सीधा जाता है, कोई बीच में रुकावट नहीं होती। वैसे इसमें वीन्स में क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। तो जगह जगह पर वाल्व का मतलब क्या है कि ब्लड ऊपर जाएगा लेकिन बैक फ्लो नहीं होगा। इसमें तो बैक फ्लो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो प्रेशर ही एक ही तरफ लगता है। इसमें प्रेशर कम होता है, प्रेशर नहीं होता ज़्यादा, इसलिए बैक फ्लो भी हो सकता है। तो एक बार ऊपर ब्लड ऊपर चढ़ गया तो ये बंद हो जाता है ढक्कन, ये शायद समझ रहे हो, बैक में नहीं होगा फिर ब्लड, रबड़ का सा होता है एक तरह से। तो इसलिए इसे कहते हैं वाल्व, VALVE, वाल्व। ठीक है ना। तो आपका जो वीन्स होती है ना, इसमें वाल्व होते हैं, आर्टरी में वाल्व नहीं होते हैं। और वीन्स के अंदर वाल्व का फंक्शन ये होता है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वीन्स वेसल्स। समझ में आ गया। ठीक है, दे ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी और दे कैरी द ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ये हार्ट से बॉडी के अंदर, बॉडी पूरे सारे बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करती हैं और ये बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को कैरी करती है। तो इस तरह से 2-3 बेसिक डिफरेंस हैं किसके बीच में, आर्टरी के बीच में और वीन्स के बीच में। कैपिलरीज का आ जाए तो कैपिलरी में भी कर सकते हो इसका। ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन दोनों ब्लड फ्लो करते हैं, एनर्जी है, एक्सचेंज होती है गैसेस का। वन सेल थिक होती है वाली। ठीक है, और मतलब कह सकते हैं क्या नाम है, ये साइट ऑफ एनर्जी होती है। यहाँ पर एनर्जी जो हमें मिलती है ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो यहीं होता है सेल के अंदर ही। तो अब आते हैं आगे, ये चीज़ समझ में आ गई तुम्हारे। अब मेन सेंटर ऑफ पंपिंग क्या होता है, हार्ट होता है। पंपिंग सिस्टम क्या कहते हैं,
हार्ट कहते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखो पूरी क्या है हार्ट की। अब मस्कुलर ऑर्गन्स दैट पंप द ब्लड टू होल ऑफ द बॉडी। मैं पहले डायग्राम नहीं बना रहा, पहले फ्लो चार्ट वाला डायग्राम बना रहा हूँ। पहले फ्लो चार्ट वाला डायग्राम आप समझ लो। हाँ, आ जाता है कई बार। पहले फ्लो चार्ट वाला डायग्राम समझ लो, इसके अंदर किस तरह से बनना है, कैसे ब्लड यहाँ पर आता है, कैसे ऑक्सीजन मिलती है और किस तरीके से ब्लड को पूरी बॉडी में डाला जाता है। सबसे पहले आप देखो ब्लड के 4 चैम्बर होते हैं, वो सॉरी हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। कई बार ये भी आता है कि वाइट इज नेसेसरी टू कीप द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। देखो हमारे जितने भी मैमल्स हैं या जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, इनके सबके अलग अलग चैम्बर होते हैं। आप जैसे फिश है, फिश के सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड मिक्सअप ही हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो। जितने भी आपके रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स जो क्या नाम रेंगने वाले, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, ऐसे जितने भी होते हैं, इनके 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। क्योंकि ये मतलब चलते हैं लेकिन ज़मीन पर ही रेंगते हैं या चढ़ते हैं ऊपर, हमारी तरह नहीं भागते, उड़ते नहीं है जैसे। लेकिन जो बर्ड्स होती हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इनके 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं क्योंकि दे आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे रिक्वायर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वाले, ठीक है ना, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो दे रिक्वायर द लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कब मिलेगी, जब उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिले, ठीक है ना। सो टू सप्लाई द लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वी नीड टू कीप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी तरह से क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। दैट्स वाई इट हैज़ द 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, 4 चैम्बर होते हैं, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल अलग अलग हो जाए और सफिशिएंट ऑक्सीजन बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंच जाए। समझ में आ गया कि 4 चैम्बर क्यों होते हैं, ठीक है। अब वो 4 चैम्बर काम कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है। और 4 पार्ट के अंदर यहाँ से एक इस तरह से ओपनिंग दे देता हूँ मैं इस तरह से, और इस जगह पर बना देता हूँ मैं एक चैम्बर का, यहाँ पर मालूम वाली बॉडी है और इस जगह पर मान लो ये लंग्स है, ये बॉडी, ये लंग्स। अब देखो सबसे पहले क्या होगा कि बॉडी से ब्लड जाएगा। अच्छा, इस 4 चैम्बर का भी नाम बताता हूँ मैं, इसे कहते हैं हम, ऐसे में खड़ा हो जाओ ना तो ये कौन सा पार्ट होता है, राइट पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है, तो इधर वाला राइट चैम्बर और इधर वाला, तो इधर वाला जो राइट है इसे कहेंगे हम राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाला ऑट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। अपर चैम्बर जो होता है ऑट्रियम या ऑरिकल भी कह सकते हैं, और नीचे वाला वेंट्रिकल, तो हम कहेंगे इसके राइट ऑरिकल, राइट ऑट्रियम। ये क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये भी बता दूं मैं तुम्हें कि जो नीचे वाला चैम्बर होता है, ये नीचे वाला चैम्बर, ये थिक वॉल्स होती है इसकी, मोटी वाली, वेंट्रिकल थिकर होता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो ब्लड इकट्ठा होकर सीधे यहाँ से यहाँ आता है, इससे सीधा यहाँ होगा, इससे सीधा यहाँ आएगा, तो इनको तो ज़रा सी डिस्टेंस पर ही ब्लड को सप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ब्लड क्या होगा, बॉडी के सभी पार्ट तक जाएगा और लंग्स में जाएगा। अब मैं बताता हूँ, पहले सबसे पहले बॉडी से ब्लड जाएगा कहाँ पर, राइट ऑट्रियम के अंदर। किसके थ्रू ब्लड जाता है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। जब ब्लड ये यहाँ से इसके अंदर जाएगा हार्ट के अंदर, तो कौन से वाला ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। हाँ भाई जैफिन,
बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली वेसल्स कौन सी है? भाई